प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 9वां पाठ पतंग कर रहे हैं। तो अब तक हमने आज क्या क्या किया, एक बार आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि अब तक हमने अपनी जो कविता पतंग है उसको नोटबुक में लिखा है और याद किया है। उसके बाद दूसरा लिखित काम की अगर बात करेंगे तो हमने पतंग का एक बहुत बढ़िया रंगीन चित्र बनाया है। मतलब कि उसमें पहले चित्र बनाया, बाद में रंग भराया, और शब्द अर्थ जो बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी पाठ का, उसको लिख के याद किया है। और आप ऐसे ही अगर लिख करके याद करेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाए। तो मौखिक बात करें तो आपको कविता याद होनी चाहिए। ये कविता बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षा में कविता से प्रश्न आता ही है। आपने वो प्रश्न भी देखा होगा, कविता पूरी करें। तो अगर आपको कविता याद नहीं रहेगी तो आप कविता लिख नहीं पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे। तो कविता याद करने का भी काम आपको दे दिया गया है। उसके बाद कल हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया। मैंने बताया था आपको कि जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो हम मौखिक रूप से ओरली करते हैं। तो ओरल वाली चीज़ को बच्चे हम कहेंगे उतनी गंभीरता से सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि हो गया, अरे वो भी परीक्षा में आएगा। मौखिक प्रश्न जो हैं आपने इस परीक्षा में देखा होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा होगा कि प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। तो मौखिक प्रश्न न केवल आपको पाठ के प्रश्नों के बारे में जानकारी देगा, आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न को कर लेने, सोचने की एक क्षमता भी प्रदान करेगा। तो हमने मौखिक प्रश्न में हर प्रश्न की चर्चा की तथा उसको हल किया, मौखिक रूप से हल किया। कल कुछ बच्चे कह रहे थे, सर आपने इसको लिखवाया क्यों नहीं? मौखिक प्रश्न को हम लिखवाते नहीं हैं, लिखित प्रश्न आज हम लिखवाएंगे। हमें लिखित 5 प्रश्न मिले हैं, हम उसको लिखवाएंगे। मौखिक प्रश्न का अर्थ ही होता है कि चर्चा करना, चर्चा करके सही उत्तर पे पहुंचना। तो हमने वही किया। इसीलिए अगर जिस बच्चे ने मौखिक प्रश्न का चर्चा नहीं देखा है वे उसे वीडियो को अवश्य देखें। अब चलते हैं, हमने सभी मौखिक प्रश्नों को कर ही लिया है। आज हम अपना लिखित प्रश्न करेंगे। लिखित प्रश्न आपको पता है, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना होता है। कुछ बच्चे जल्दी नहीं लिखते और इस कारण से उनका काम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अभी मैंने कितने लिखित कार्य बताए हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे जल्दी जल्दी कर लें। नहीं तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका काम भी बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन में आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आज मैं अपना लिखित प्रश्न शुरू करता हूँ। हमारा जो लिखित प्रश्न है, लिखित, ये प्रश्न उत्तर ही मैं लिखूंगा। इसे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें उसको प्रश्न 2 कहा है, लिखित है। प्रश्न 2 का क भाग, पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए, अपना रूप सजाने के लिए, रूप सजाने के लिए किस किस से
क्या क्या लिया है। किस किस से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले बता दें, रूप सजाना। मैंने कहा है कि रूप सजाना मतलब अपने आप को संवारना। हमारी कविता में भी लिखा है, मुर्गे की कलगी सिर संवार, तितली से लेकर पर उधार। तो पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किससे क्या क्या लिया है। तो हम उन जीवों के बारे में बताना है जिससे पूरा का पूरा जीव नहीं लिया, उनसे उनके कुछ अंग लिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, तितली से पर लिए हैं, पर मतलब पंख। मुर्गे से उसकी सर पे जो मुकुट की तरह कलगी होती है वे लिया है। कलगी से पतंग और मुर्गे दोनों की शोभा बढ़ती है। उसके बाद क्या लिया है, पतंग की पूंछ जो होती है वो बंदर से उधार ली गई। किस जीव से ली गई है, बंदर से उधार ली गई है। उसके बाद चाल, हमने कहा कि चाल जो होती है, चाल भी सुंदरता देती है। अगर व्यक्ति की चाल गड़बड़ हो, वो ढंग से ना चलता हो, तो शायद वो सुंदर ना लगे। तो इसलिए उसने जो चाल ली है, चाल भी उसने मछली से ली है। मछली कैसे चलती है, पानी में लहरा के चलती है। तो पतंग भी हम कहेंगे पानी में, अरे आसमान में, पतंग तो पानी में नहीं जा सकती। जो पतंग है आसमान में, वे भी लहरा के चलती है, जैसे कि पानी में मछली लहरा के चलती है। आपने अनुभव किया है, आपने मछली को भी देखा है पानी में चलते हुए और पतंग को भी आसमान में उड़ते हुए देखा है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि पतंग और मछली की चाल एक जैसे क्यों कही गई। आपने इसका अनुभव किया होगा, अपने टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे कैसे मछलियाँ पानी में चलती हैं, आपने खुद देखा है। और आसमान में बच्चे पतंग को तो बहुत पसंद करते हैं, उड़ाना यहाँ तक कि देखना भी पसंद करते हैं। तो कोई बच्चे से पतंग की चाल छिपी नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में लिखना था, पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है। तो हमें उस जीव का नाम भी बताना है और उस जीव से उसका कौन सा अंग लिया है। पूरा का पूरा जीव नहीं ले लिया। अगर पूरा का पूरा जीव ले लेते तो शायद पतंग आज उतनी सुंदर नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं, पंख, भाई पतंग को उड़ने के लिए पंख चाहिए, पर चाहिए, और सबसे अच्छे पंख तितली के होते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं और काफ़ी सुंदर होते हैं। दूसरी चीज़ है, हम कहेंगे जो पतंग के सर पे कलगी होती है। कलगी क्या होती है, आपने देखा होगा कि वो सुंदर लगती है, मुर्गे को एक खास पक्षी बना देता है। जैसे कि उसने मुकुट पहन रखा। मुकुट कौन अधिकतर पहनता है, राजा पहनते थे। तो पतंग भी, राजा या रानियां मुकुट पहनती हैं, तो हम कहेंगे कि पतंग तो स्त्रीलिंग है। तो पतंग है रानी की तरह सुंदर लगती है। अगर उसके सर पे कलगी जैसा मुकुट आ जाए तो उसने मुर्गे से कलगी ले ली। और पूंछ, आपने जब भी पतंग देखी होगी, उसकी पूंछ है जो हवा में लहराती है और उससे पतंग की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। तो पूंछ किस जीव से ली है, बंदर की। आपने बंदर की पूंछ देखी होगी। पतंग ने पूंछ भी ली है बंदर से। अब आ जाते हैं चाल। चाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि चाल मछली के लिए है। मछली भले पानी में चलती है, लेकिन वो लहरा के चलती है। और आसमान ने वो चाल ले ली है, पतंग आसमान में भी मछली की तरह लहरा के चलती है। तो ये हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा ये उत्तर है, प्रश्न हमने लिख लिया है, उत्तर पे चलते हैं। पतंग ने अपना रूप, पतंग ने
अपना रूप सजाने के लिए मुर्गे से कलगी तितली से पर बंदर से पूंछ। हम जीव का भी नाम लिख रहे हैं और साथ में उसका कौन सा भाग लिया गया है वे भी लिख रहे हैं। बंदर से पूंछ तथा मछली से चाल लिया गया है। चाल लिया गया है। हमने चर्चा की, हम आंख बंद करके केवल आपको प्रश्न नहीं लिखा रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, तो आपको ये याद करने में और लिखने में दोनों में सुविधा मिल जाएगी। और बच्चों मैं चाहूँगा आप साथ का साथ इसे नोट करते जाएं। पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है, तो हमें पहले जीव का नाम बताना है, उसके बाद उस अंग का नाम बताना है जो उस जीव से लिया गया है। तो हमने देखा कि पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए मुर्गे से कलगी, अलग अलग जीव हैं, तो पहला जीव है मुर्गा, मुर्गे से कलगी ली। तितली से पर, यहाँ पे पर का अंक है, मतलब है पंख, पर का क्या अर्थ है यहाँ पे, पंख। बंदर से पूंछ तथा मछली से चाल लिया क्या है, मछली से चाल लिया है, लिया गया है नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मछली से चाल लिया है, चाल लिया है। अब साथ का साथ नोट करते जा रहे होंगे, मैं जान के बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए और आप इसे नोट कर सकें। पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए मुर्गी से कलगी, तितली से पर, बंदर से पूंछ तथा मछली से चाल लिया है। अब हम अपने दूसरे ख प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न ख, और फिर दूसरा प्रश्न का। हम अपना ख प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया है? कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया
है। तो ये था, कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे निराले का अर्थ क्या होता है, जो अलग से हो, विचित्र सा हो, जरा सा अजीब सा लगे। तो इसीलिए कवि ने पतंग के जो ढंग को निराले क्यों बताया है, क्योंकि जिसके पास अलग अलग जीवों से अलग अलग अंग होंगे तो वो क्या करेगा, वो अलग हटके तो होगा। एक जीव में अगर अलग अलग जीवों से बहुत सारी चीज़ें ले ली जाएगी तो एक अलग सा जीव हो ही जाएगा, और उसका केवल देखने में वो अलग होगा, उसका चाल भी है वो उस जीव के अनुसार हो जाएगा। तो हमने देखा कि मछली जो है, मछली की चाल आ गई है किसमें, पतंग में। तो इस कारण से वो विचित्र लग रही। देखने में भी अगर हम रंग बोलते हैं, रंग ढंग का क्या अर्थ होता है, रंग ढंग का होता है कि रंग का होता है कि उसका रूप कैसा है, देखने में कैसे दिखती है, और ढंग मतलब चलने का ढंग। ये सब प्रश्न का ये जो बहुत अच्छी इसी रंग ढंग का भी अर्थ हमें पता होना चाहिए, निराले का अर्थ पता होना चाहिए। तो रंग ढंग क्या है, रंग का अर्थ है उसकी कैसे दिखता है, उसकी आकृति कैसी है। आकृति विचित्र है हमें पता है, क्योंकि अलग अलग जीवों से अलग अलग अंग लिए गए, तो इसीलिए वो तो एक अजीब सा अजीब का अर्थ होता है या विचित्र का अर्थ होता है, जैसा जो हम लोगों को सामान्य तौर पे कुछ न दिखे। तो ये अजीब सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब उसमें पूंछ लगा दी गई है बंदर की, पंख ले लिए गए हैं तितली से, सर पे लगा दी गई है कलगी जो है वो मुर्गे से लेके लगाई है, और चाल जो पानी में रहने वाला एक जीव है मछली उसकी है। तो भाई ये तो निराली लगेगी ही, हट के, अजीब, विचित्र, हम ये सारी चीज़ बोल सकते हैं। निराले में सब कुछ आएगा कि वो अजीब लगेगी। अजीब क्यों, क्योंकि अगर कोई आसमान में उड़ने वाला मछली की तरह अगर चलेगा तो अजीब सा लगेगा। अगर आसमान में उड़ने वाले किसी जानवर की पूंछ बंदर की तरह अगर लंबी होगी, लहराएगी, तभी भी अजीब लगेगा। और सर पे मुर्गे के कलगी सबने देखी है, लेकिन अगर पतंग के सर पे कलगी होगी तो अच्छी है, और अजीब तो लगेगी, अच्छी लगेगी और साथ में अजीब भी लगेगी। और तितली के सबने पंख देखे, और जब पतंग के भी उसने पंख कहाँ से लिए हैं, तितली से लिए हैं, तो सुंदर हो गई देखने में, अब सुंदर भी लग रही। हम ये नहीं बोल सकते कि अलग अलग जीवों से लिया गया है तो गंदा है। तो यहाँ अजीब का या निराले का अर्थ गंदा नहीं है, उसको अच्छे ही तौर पे लिया गया है। देखने में सुंदर है, भले अजीब सी दिखती, उसकी चाल भले अलग है, लेकिन निराली है। तो वो निराली का अर्थ यहाँ कभी गंदा नहीं कहा गया है, उसको अच्छा ही कहेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शायद अलग अलग जीवों से अंग लेके लगाया गया है तो गंदी हो गई, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लग रही है और अलग लग रही है। अलग चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा क्लास में सबके बच्चों के अधिकतर की पेंसिल जो होती है उनका रंग लगभग एक ही, कुछ कंपनियों की ही होती है, 4-5 कंपनियों की पेंसिल से बच्चे लिखा करते हैं। लेकिन कोई बच्चा कभी कभी कोई ख़ास पेंसिल ले जाता है, कहीं दूसरे जगह से विदेशी पेंसिल ले आता है कोई अलग, तो सारे लोग उसके पेंसिल को देखने लगते हैं कि भाई ये तो विचित्र टाइप की, इसके पीछे शार्पनर है, इसके पीछे लाइट लगी है। तो ऐसी चीज़ को जो है बच्चे बड़े आकर्षित हो जाते हैं, विचित्र होती है। पेंसिल सबने देखी, लेकिन उसके पीछे अगर लाइट लगी है तो वो हम कहेंगे निराली हो गई, और सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लोग जिज्ञासा में देखने लगते हैं
ये कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो ये है। तो यही इसमें बताया गया। अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। हमें पता ही है कवि में पतंग पतंग के रंग ढंग को निराले बताया है। निराले बताया है। क्योंकि उसने अलग अलग जीव मतलब जीव जंतु, अलग अलग जीवों से कलवी। हम जीव का नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल अलग अलग उसके अंगों के बारे में ही ज़्यादा ध्यान बताए थे। हमने पहले वाले प्रश्न में जीवों के नाम लिखे थे। कलवी आप समझ आ गए। कलवी पर, अंक को पर कहा जाता है। पूंछ और चाल लिया है, और उसका एक वाक्य और लिख देते हैं। और उसका रंग ढंग और उसका रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया। तो साथ साथ इसको नोट करते जाएंगे बच्चे। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया? रंग ढंग मैंने बताया, उसका रूप, स्वरूप और चलने का ढंग, चाल चलन इसे हम कहते हैं आम भाषा में, को निराला बताया। निराला मतलब अजीब, जरा सा विचित्र। तो यहाँ अजीब और विचित्र का अर्थ गंदा नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ निराला, अजीब या विचित्र का अर्थ गंदा नहीं है। उसे अच्छा ही माना गया है, सुंदर ही माना गया है, आकर्षक ही माना गया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले बताया है। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले बताया है क्योंकि, अब कारण हम बता रहे हैं, उसने अलग अलग जीवों से, जीवों मतलब अलग अलग जानवरों से, कलवी पर, पूंछ और चाल लिया है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कलवी कहाँ से लिया, पूंछ कहाँ से लिया। हमने अलग अलग अंगों के ही नाम लिखे हैं केवल, और उसका रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया है। अगर किसी में अलग अलग, आप भी कल्पना करो कि किसी जीव में अलग अलग जीवों से
अंग लगा दिए जाएं तो वो क्या निराला नहीं हो जाएगा? क्या वो विचित्र नहीं हो जाएगा? तो यही बात कवि ने बताई थी और हमने ठीक वही उत्तर में भी लिखा है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले बताया है क्योंकि उसने अलग अलग जीवों से कलगी, पर, पूंछ और चाल लिया है और उसका रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया है। और उसका रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया है। तो बहुत ही आसान है, अब आपको समझ भी आ रहा है। अगर हम प्रश्न ऐसे ही लिखवा देते और आप नोट कर लेते तो शायद समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको बताया है। कुछ बच्चे अभी भी रंग ढंग का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। रंग मतलब उसका रूप स्वरूप, जैसे पतंग देखने में कैसी लगती है, और ढंग चलन की बात की, चाल चलन सुना है ना, कैसा उसका चाल चलन है, चलने का तरीका, तो ये सब ये बताया गया है। तो कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराला क्यों बताया है, कारण हमें बताया। कवि खुद ही बोल रहा है कि पतंग निराली है और कारण हमें पता है। कारण हमें पता है निराले होने का कारण उसने सभी अलग अलग जीवों से अलग अलग रंग लिए। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले बताया है क्योंकि उसने अलग अलग जीवों से कलगी, पर, पूंछ और चाल लिया है और उसका रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया है। तो अलग अलग जीवों से अलग अलग अंग लेने से उसका रंग बदल गया और ढंग बदल गया। एक तरह से कहा जाए रंग ढंग विचित्र और निराला हो गया। तो जैसा हमने जब भी उत्तर लिखते हैं तो हमें प्रश्न की जो भाषा का है, हमने यहाँ पे रंग ढंग निराला ये शब्द को उत्तर में शामिल किया है और जिससे ये प्रतीत होता है कि हमने उसको उसी चीज़ को समझाया है जो प्रश्न में हमसे पूछा गया। तो यही होता है, एक लिखित उत्तर जब हम लिखते हैं तो इसका बड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न में जितना चीज़ पूछा जाता है उतना ही बताना है, उससे अधिक जानकारी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे इधर उधर की जानकारी देते हैं, उससे उत्तर उनका लंबा हो जाता है और गलती की भी अधिक संभावना होती है। तो जितना प्रश्न पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर दें, न उससे ज़्यादा न उससे कम। ये सभी विषयों में ऐसे ही आपको करना है। तो अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, आकाश में पतंग क्या क्या करती है? तो पतंग के करने के उसके काम कौन कौन से थे? आकाश में जब हमें पता है पतंग आसमान में उड़ रही है तो क्या करेगी? वह बादलों से बात कर रही थी, हमने याद आया होगा आपको, और बगुलों से के साथ घूमती है। भाई आसमान में उसको बादल मिलेंगे, बगुले मिलेंगे। और पतंग की कुछ इच्छाएं भी हैं। कौन कौन सी इच्छाएं हैं? वह आसमान को छूना चाहती है, नभ को, गगन को छूना चाहती है, और वह सूरज को भी छूना चाहती है। वह क्या सूरज छूना चाहती है? सूरज को भी छूना चाहती है। और क्या क्या करती हैं? वह आसमान में हिरनी की तरह कूदा करती है। आसमान में किसकी तरह कूदा करती है? हिरनी की तरह। आसमान को एक आंगन मान रखा उसने, इंद्रधनुषी आंगन। क्यों इंद्रधनुषी आंगन? क्योंकि आसमान में ही इंद्रधनुष निकलता है और आंगन बहुत बड़ा है तो उसको जगह की कोई कमी नहीं। पतंग हिरनी बन करके जो आसमान रूपी बादल में, आंगन में कूदना चाहती है। तो इसके ऊपर आप विचार करिएगा तीसरे प्रश्न का। इसको हम कल करेंगे और ये बहुत सरल है। आप आज कोशिश करिएगा तीसरा प्रश्न में आकाश में पतंग क्या क्या करना चाहती है, और हम इसका कल उत्तर चर्चा करके ही लिखेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।